जो सेकंड पॉलीमर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था मेलामाइन की क्रॉकरी प्लेट्स के बारे में। तो अब इसके जो मोनोमर्स हैं इसके नाम में ही दिख रहे हैं। पहला मोनोमर है इसका मेलामाइन, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सो इट इज अ कोपॉलीमर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन विच इज़ हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमीन। इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। एंड फॉर्मल्डिहाइड, हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमीन, हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक ऐसी साइकिल रहेगी ये 6 एटम्स की जिसमें 2 अलग अलग एटम रहेंगे जो कि कार्बन और नाइट्रोजन है, और ट्राई अमीन, इसमें 3 अमीन ग्रुप रहेंगे, यानी अमीन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये अभी रिएक्शन करके भी देखेंगे। इससे पहले यूजेस देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ, इट हैज़ assumed great importance these days particularly in making crockery and they do not even break when dropped from a height. Okay, सेरेमिक की प्लेट्स या ग्लास की प्लेट्स की तरह नहीं है जो इजीली ब्रेक कर जाए, काफ़ी हाइट से भी ये ब्रेक नहीं होते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले हमको मेलामाइन बनाना पड़ेगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें कॉन्जुगेशन होता है। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम तीनों कार्बन में अमीन ग्रुप ऐड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमीन इज। ओके, तो ये तीनों में अमीन ग्रुप ऐड कर दिए। अब क्या होता है, यहाँ पे भी सेम बैकेलाइट जैसा होगा। जो फिनॉल था हमारा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था, फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सिमिलरली मेलामाइन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने के 2 वजह है। वहाँ पे तो सिर्फ पाई बॉन्ड थे फिनॉल में, यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ साथ एक और रीज़न है कि जो अमीन ग्रुप है उनके ऊपर 2 लोन पेयर है। ओके, तीनों अमीन ग्रुप के ऊपर 2 लोन पेयर है, इसलिए ये लोन पेयर डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का तो वही है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं ये फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करते हैं। तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, पहले पूरा ये बना लेते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, नीचे एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे क्या होगा, NH2 था बट एक हाइड्रोजन मैं अभी ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करना है। इसके बाद पूरा का पूरा CH2 और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन, और हाँ ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक ये रिंग वाले कार्बन के साथ और एक ये CH2 के साथ। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को और H+ के फॉर्म में चला जाएगा। H+ के फॉर्म में किसके पास जाएगा, इसके पास। ठीक है, और ऐसा करके इवेंचुअली ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, बार बार ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा, नीचे भी NH2 ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे अब आपको क्या मिल जाएगा, NHCH2OH। ओके, और ये हमारा इंटरमीडिएट रेडी है। इंटरमीडिएट बोल लो या मोनोमर बोल लो, क्योंकि अल्टीमेटली यही है जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में जाएगा। और पॉलीमराइजेशन कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा, यहाँ से चेन आगे बढ़ेगी इस साइड और यहाँ से चेन आगे बढ़ेगी इस साइड, और उसमें होगा क्या, ये जो NHCH2OH है ये अपना OH देता जाएगा, और ये NH में के साथ जो 2 हाइड्रोजन है ये अपना एक हाइड्रोजन देते जाएंगे, और क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवर होता जाएगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते जाएंगे। तो अब अगर हमको ये पॉलीमर शो करना है, ऐसे तो यहाँ ऊपर दिया है बट इफ़ यू वांट टू शो इट तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये OH निकलता गया, ओके, यहाँ से H निकलता गया। तो बस हमको अब कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे एक डैश बना देंगे, यहाँ एक डैश बना देंगे, होल N करके मेलामाइन रेडी है, और इसी को कहते हैं मेलामाइन पॉलीमर। ओके, तो इस तरीके से मेलामाइन बनता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रबर। ओके,
हमारा पॉलीमर्स का जो एग्जाम्पल्स थे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, अब हम रबर पे आ गए। रबर सभी को पता है खिंचने वाली इलास्टिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ होती है। 3 टाइप की रबर हमने पहले भी देख ली थी। एक तो नेचुरल रबर जो सीधे प्लांट लेटेक्स से मिलती है, फिर दूसरी जो लैब में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हमने प्रिपेयर की थी केमिकली, आर्टिफिशियली, मैन मेड रबर्स। तीसरी रबर थी वल्केनाइज्ड रबर, यानी ये नेचुरल रबर में ही कुछ कुछ केमिकल्स मिलाया, उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करी और एक रबर तैयार करी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रबर। इट इज़ a natural polymer and possesses elastic property. It is manufactured from rubber latex, which is colloidal dispersion of rubber in water. ठीक है, रबर लेटेक्स सिंपल भाषा में क्या होता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। अब ये रबर लेटेक्स मिला कैसे, कहाँ से मिला? दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री, यानी एक पेड़ से मिला, रबर के पेड़ से मिला। अब ये इसमें होता क्या है, नेचुरल रबर मे बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीआइसोप्रीन, यानी कि नेचुरल रबर को हम पॉलीआइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। आइसोप्रीन क्या होता है, इससे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर हम पूरी रिएक्शन और स्ट्रक्चर्स वगैरह देखेंगे। नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट और चिपचिपी सी होती है। आप जो बालों में रबर बैंड लगाते हो आपने देखा होगा, ना तो वो सॉफ्ट है ना तो वो स्टिकी है, वो काफ़ी रिजिड और काफ़ी स्टिकी तो बिल्कुल नहीं होती है, नेचुरल टेक्सचर होता है उसका। इट कैन बी यूज ओनली इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 10 to 50 डिग्री। हाउ वियर्ड इज़ दिस, मतलब अगर कोई जम्मू कश्मीर में है जहाँ टेम्परेचर 5 होता है, नेगेटिव में होता है, तो वो तो ये नेचुरल रबर यूज़ ही नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत हॉट क्लाइमेट में जहाँ टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है वो भी नहीं यूज़ कर सकता, यानी कि एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट, एट लो टेम्परेचर इट बिकम्स ब्रिटल। तो ये जो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी है ये कुछ सही नहीं है, ठीक है, ये फीजिबल नहीं है, इसको हम रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं वल्कनाइज्ड रबर, तो वहाँ पे वल्कनाइज्ड रबर डिस्कस करेंगे। वापस नेचुरल रबर पे आते हैं। तो आइसोप्रीन ये होता है, ठीक है, इसका जो आयुपक नेम है वो 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है। ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो इस तरीके से इसका नाम 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन हुआ। तो जब इसके n हम ले लेते हैं, n मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं, सो वी गेट दिस विच इज़ नेचुरल रबर। अब देखते हैं ये हुआ कैसे। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें, जो मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फिर उसके बाद बॉन्ड बनते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही होता है, ये वाला जो पॉलीमराइजेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए। इस पे भी फ्री रेडिकल आया, इस पे भी फ्री रेडिकल, इस पे भी फ्री रेडिकल और इस पे भी फ्री रेडिकल, सारे के सारे चारों कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। तो अब जो इस कार्बन और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आया, तो इन दोनों ने मिलके तो दोनों फ्री रेडिकल को मिला के एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, जो मैं इरेजर से इरेज करके बताती हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, लेकिन इनके पास फ्री रेडिकल अभी भी है। तो अब ऐसा एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और सभी मॉलिक्यूल के साथ वो ऐसा ही हुआ। सभी मॉलिक्यूल के टर्मिनल कार्बन्स पे फ्री रेडिकल आ गया, तो वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ओके। अपना फ्री रेडिकल डोनेट करके वो बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं फ्री रेडिकल अब यहाँ पे इरेज कर देती हूँ क्योंकि वो बॉन्ड बना चुके हैं। तो इस तरीके से अपना फ्री रेडिकल वो डोनेट करके बॉन्ड बना लेंगे और हमको जब पॉलीमर शो करना होगा तो हम ऐसे होल एन करके शो कर देंगे। तो दिस इज़ व्हाट नेचुरल रबर इज़। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। जो जैसे ही मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नेचुरल रबर की जो कुछ प्रॉपर्टीज सही नहीं होती है उनको इन्हांस करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए हम वल्कनाइजेशन करते हैं। तो वो अब हम पढ़ेंगे होता क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर कैन बी मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग SS पॉलीसल्फाइड क्रॉस लिंक्स in its structure. This process of introducing SS crosslinks in the structure of natural rubber by heating it with sulfur at 110 डिग्री सेल्सियस is called vulcanization of rubber. तो अगर आपको बताना है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, तो बस 3 चीज़ें याद रखनी है। करा क्यों हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, क्योंकि जो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी थी उनको मॉडिफाई करना था, वो प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं थी। दूसरी चीज़ हमने कैसे करा, सल्फर ऐड कर दिया। तीसरी चीज़ हमने उसको हीट करा 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये 3 बेसिक्स है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के। डेप्थ में अगर जाएंगे तो वो कैसे कैरी आउट होता है वो अब हम देखते हैं। वल्कनाइजेशन इज कैरीड आउट बाय एडिंग सल्फर 3 to 5% of sulfur
उसके अलावा जिंक ऑक्साइड बेसिकली वर्क्स एज अ कैटलिस्ट और कोई रोल नहीं है उसका। एंड देन हीटिंग द ऑब्जेक्ट एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स। वही तीन बेसिक चीज़ है कि हमने सल्फर डाला, हीट करा और इसकी प्रॉपर्टी इनहांस कर दी। ओके, जिंक ऑक्साइड एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस पॉलीसल्फाइड एस बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट चेन। कैसे, डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो चेन्स थी, अनवल्कनाइज्ड रबर जो थी, इसमें बहुत रैंडमली ऐसे चेन थी एक दूसरे से दूर काफ़ी। ये रबर मॉलिक्यूल भी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऐसे तरीके की चेन थी जिसके बीच में कोई लिंक नहीं थी। फिर हमने क्या करा, सल्फ़र ऐड करा। सल्फ़र ऐड करने के बाद सल्फ़र के क्रॉस लिंक्स बन गए, तो इससे इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि जो पहले नेचुरल रबर थी उसको खींचते जाते थे, वो स्ट्रेच होती जाती थी। लेकिन जैसे ही वल्कनाइजेशन किया, बीच में क्रॉस लिंक आ गए, तो वो क्रॉस लिंक एक टाइम पे रोक तो लेते ही हैं और उसको वापस उसी पोजीशन में आने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये वल्कनाइज्ड रबर का ये नेटवर्क बना था। So this is all about vulcanization of rubber.